स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने देखा हम लोग अभी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, कोशिश मेरी ये है कि आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग जो भी हमारे चैनल पे जो वीडियोज आ रही हैं उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, वो आपके नॉलेज को एनहांस कर रही होंगी। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स, ये वीडियोस, जिस भी तरीके से आपको ये नॉलेज मिल रही है, अगर ये आपको मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आपके नॉलेज को एनहांस कर रही है और आपको लग रहा है कि यस मतलब सही तरीके से सही चीजें आप तक पहुंच रही हैं, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और एक चीज कि अगर आपको कोई सजेशन है आपका कि हम लोग वीडियोज में क्या इंक्रीज कर सकते हैं, क्या हमको इसमें मतलब किस और तरीके से हम लोग पढ़ा सकते हैं, तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं पर्सनली उस चीज के ऊपर जरूर काम करने वाला हूं। ठीक है, सो मतलब बेसिक सा मतलब ये है कि अपने रिव्यूज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दिया करो। ठीक है, तो ठीक है, फिर अभी जो हमारा चैप्टर नंबर 11 आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का मतलब जो नई एनसीईआरटी की बुक पब्लिश हुई है, हम लोग उस बुक को फॉलो कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 11 क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। जरा देखो, आपको मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठो तो आप लोग अपने जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको अपने सामने रखो, सो दैट कि आप क्वेश्चंस को वहां से पढ़ सको, जिस समय मैं यहाँ पे गिवन चीजों को लिख रहा हूं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। क्या है? डायमीटर इक्वल्स टू 35 mm। अच्छा, ब्रोच का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वो समझो। ब्रोच क्या होता है कि जो बैच होता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे कुछ रैलियां निकल रही होती हैं तो कुछ वो लाल पीले से जो बैच बने हुए होते हैं ना, जो लोग अपने मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जनरली वो लोग लगा के घूम रहे होते हैं। कभी कभी कैप पे भी लगा के घूमते हैं, कभी चेस्ट पे लगी हुई होती है, कभी टाई पे लगी होती है, जो गोल सा मतलब एक तरीके से जो सब मतलब एक जो बैच होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोच। ठीक है ना, ब्रोच। अच्छा, तो अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा? तो उसका जो रेडियस है वो हो जाएगा आपका 35/2 mm। आ रही है बात समझ में? आगे जरा देखते हैं हम लोग क्या है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है ना, क्या है? डायमीटर्स कितने हैं? 5 डायमीटर्स ऑल्सो। आप यहां पे लिख दो 5 डायमीटर्स आर ऑल्सो मेड। 5 डायमीटर्स आर ऑल्सो मेड। मतलब 5 डायमीटर जो हैं वो अलग से बनाए गए हैं। आगे जरा देखते हैं, विच डिवाइड दिस सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। क्या है? 10 इक्वल सेक्टर्स है। 10 इक्वल सेक्टर्स। आ रही है बात समझ में? 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड, आपको फाइंड क्या क्या करना है, जरा वो चीज देखो। जो फर्स्ट इन्होंने फाइंड करने के लिए आपको बोला है वो है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। आपको सबसे पहली चीज तो ये फाइंड करनी है। सेकंड जो है वो क्या फाइंड करना है, जरा उस पर गौर करो। वो है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्या है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप लोगों को ये देखना है कि हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले क्या क्या बन रहा था? ये क्या बन रहा था आपका? ये एक ब्रोच बन रहा था, ब्रोच। ठीक है, तो ब्रोच कैसा? जो इन्होंने बताया है कि एक सर्कुलर मतलब एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल है, ये मान लो इसका सेंटर ओ हो गया। ठीक है, तो ये आउटर मतलब एक सिल्वर वायर से इन्होंने बना दिया है। दूसरा फिर इन्होंने ये बनाया है क्या? यहां से एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया। कितने डायमीटर्स हो गया अभी? 1 2 3। एक ये हो गया 4 एंड देन एक ये हो गया आपका 5।
तो 5 डायमीटर्स है, ठीक है ना। और आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये इक्वल है, मतलब ये जो मतलब ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं, जैसे कितने सेक्टर बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन यहाँ पे 10, ठीक है ना। तो ये 10 सेक्टर्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इन 10 सेक्टर्स में, मतलब जो भी ये 10 सेक्टर्स फॉर्म हुए हैं, ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, इक्वल सेक्टर्स दे रखे हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 10 इक्वल सेक्टर्स, ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना। अब जरा देखो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उस पर जरा हम लोग चलते हैं। देखो क्या है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूं, ये है अभी आपका क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। जरा देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी सिल्वर वायर चाहिए होगी। तो देखो एक तो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें हो जाएंगी जरा समझो। जैसे अगर मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, क्या लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, क्या होगी सिल्वर वायर की लेंथ क्या होगी। तो देखो क्या होगा, सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा, देखो सिल्वर वायर से क्या, एक तो ये सर्कल बना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा ये समझ में आया कि सबसे पहली चीज, मतलब जो वायर है उससे ये सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पहली चीज तो ये होगी। और इसमें क्या बोला हुआ है, इन्होंने देखो क्या बोला हुआ है, 5 डायमीटर्स आर ऑल्सो मेड, तो मतलब ये जो 5 डायमीटर हैं ये भी किससे बने हुए हैं, ये जो 5 हमने अलग अलग डायमीटर्स बनाए, डायमीटर्स, वो आपके किससे बने, सिल्वर वायर से बने। तो मतलब क्या हो गया, 5 इंटू डाया। इतनी बात आ रही है समझ में कि इस तरीके से आपका क्या होने वाला है, जो आपका ये लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है वो फाइंड हो जाएगा। तो जरा हम लोग जरा देखते हैं, जैसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है तुम्हारा 2 पाई इंटू आर, 2 पाई आर होता है। अच्छा 5 इंटू डाया, तो 5 इंटू डाया की वैल्यू आपको 35 दे रखी थी, ठीक है। तो ये हम लोग कर देंगे, ये आएगा आपका आंसर mm में। अच्छा जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या पाई की वैल्यू 22/7 बोला है या 3.14 ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग 22/7 रखोगे, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में जरा देखो क्या है कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस देखो कितना आ गया, डायमीटर हमारा 35 था, तो रेडियस कितना हो गया, 35/2, कितना हो गया 35/2। तो 7 से ये 35 कैंसिल, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, ठीक है ना। अब आगे 2 से ये कैंसिल, या फिर आप इसको कैंसिल कर दो, तो आपका जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, यहां से 22 इंटू 5 कितना आ गया, 22 इंटू 5 हो जाएगा आपका 110, ठीक है। आगे जरा देखते हैं, प्लस क्या होना है, प्लस ये होना है, देखो 5 जा कितना होता है 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 2 कितना हो गया 17 हो गया। आंसर कितना आ रहा है 285 mm, 285 mm। ये आ गया आपका क्या, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 285 mm। ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा अब जरा हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जरा सेकंड पार्ट देखो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर बोल रहा है, क्या हमको सेकंड पार्ट करना है अभी। सेकंड पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब क्या हुआ, ईच सेक्टर का मतलब देखो क्या हुआ, यहां पे आपको पता है कि 10 इक्वल सेक्टर्स फॉर्म हुए हमारे, तो 10 इक्वल सेक्टर्स में से एक सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जरा अब इसको कैसे करेंगे, जरा हम लोग वो देखते हैं। जरा क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो मतलब एरिया ऑफ ईच सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा आपका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे आप। लेकिन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ थीटा, क्या फाइंडिंग वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो सेंटर पे एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, अगर मैं इस तरीके से पूरा एंगल बनाऊंगा, एक जगह से स्टार्ट करके पूरा एंगल बना दूंगा मैं, तो कितना डिग्री हो जाएगा, वो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है 360 डिग्री इज डिवाइडेड
into 10 equal parts. Therefore theta equals to 360 upon 10. 0 से 0 कैंसिल, 36 डिग्री जो है वो आपका थीटा आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हो जाएगा? therefore एरिया ऑफ सेक्टर, क्या एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्या एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपका कितना? 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर आप इसको सीधे सीधे, कई हो सकता है कि बुक्स में अगर आप लोग सॉल्यूशन देखो तो सीधे सीधे उन्होंने 1/10 लिखा होगा, तो वो भी मतलब एक तरीके से सही है, बट उसका 1/10 क्यों लिखा होगा वो आप समझ में आ गया आपको कि पूरा एक सर्कल था उसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 1/10। तो ये हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर अपॉन 10। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए बोला है हमको? 22/7। अच्छा, और आर कितना है? तो आर है आपका 35/2 इंटू 35/2, और होल अपॉन क्या है? तो होल अपॉन है आपका। आ रही है बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो 35/2, 35/2। ये चीज समझ में आ गई। अब जरा हम लोग देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये जो 7 है इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स में। आ रही है बात समझ में? और जो ये 2 है इससे हम लोग कैंसिल करते हैं इसको 11 टाइम्स में। आ रही बात समझ में? फर्दर जरा देखो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 11 इंटू 5। अच्छा, ये डिवाइड में है, जैसे देखो 10 क्या है? डिवाइड में है, तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड में लिखोगे, जब उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है 10। ठीक है, तो ऐसा, तो 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन में कितना बच रहा है? तो अपॉन में आपका 2 इंटू 10 बच रहा है। 2 इंटू 10 बच रहा है। ठीक है, फिर हम लोग 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब देखो 11 5 जा कितना हो गया? 11 5 जा आपका आंसर आता है 55। 5 कह रही 11 3 जा हो गया 33 एंड 5 38 अपॉन 4। सॉल्व कर देंगे हम लोग इसको, तो ये देखो कितने टाइम्स में जा रहा है? 36 जाता है आपका 9 टाइम्स में। ठीक है, 36 मतलब 25 बचा, फिर 6 टाइम्स में कितना? 24, फिर 1 मतलब डेसिमल लगाएंगे हम लोग, 10 हो जाएगा मतलब 2 एंड देन 5। तो 96.25 कितना? mm स्क्वायर, क्योंकि mm में दे रखी है सारी वैल्यूज, किस में दे रखी है? mm में दे रखी है, इस वजह से आप यहाँ पे क्या लिखोगे? mm स्क्वायर लिखोगे। आ रही है बात समझ में? पूरी बात समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार जरा हम लोग इसको जूम आउट करके देख लेते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या ये पूरा समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ चैप्टर 11। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है। और अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तभी भी आपको बताना है, सो दैट कि मुझे पता रहे कि यस दी एफर्ट्स आई एम पुटिंग इनटू इट वो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, फिर हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और देखते हैं जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फिर तो अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 इज एन अम्ब्रेला। अच्छा, एक मिनट, हम लोग एक काम ये भी करते हैं कि सबसे पहले कि जो अपना हमने आंसर्स फाइंड किए हैं एक बार हम लोग उसको चेक कर लेते हैं आपकी बुक से। और यहाँ पे देखो कितना आपकी बुक में ये जो आंसर आ रहा है 385/4, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपका आ रहा है 285 mm। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर तो देखो क्या है आपकी बुक में, जो आपको पता है कि आपकी बुक के एंड में आपको आंसर दे रखे होते हैं, वहां से आपको एक बार अपने आंसर जो है वो मैच कर लेना है, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि यस वी डिड इन अ राइट वे। ठीक है, फिर अभी जरा हम लोग जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 11 का, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का। अभी जरा देखते क्या है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है,
विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। सबसे पहली बात किस चीज की कर रहा है ये कर रहा है अम्ब्रेला की बात कर रहा है, ठीक है ना, UMBRELLA, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की बात कर रहा है ये, ठीक है, अम्ब्रेला की बात हो गई। और इसमें बोल रखा है कि 8 रिब्स हैं इसकी, ठीक है ना, 8 रिब्स हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको एक रेडियस आपको दे रखा है कितना, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं जरा, 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच, फाइंड द एरिया ऑफ, मतलब ईच सेक्टर बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा हूँ क्या, या फिर चलो ऐसे लिख रहा हूँ जैसा आपको बोला हुआ है, फाइंड एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अब जरा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। समझने की बात ये है कि लेट सपोज ये है आपका क्या, अम्ब्रेला, ये क्या है, अम्ब्रेला है। ये अम्ब्रेला किस तरीके से, जरा उसको भी समझ लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपका अम्ब्रेला बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका अम्ब्रेला। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला 8 रिब्स है, ठीक है। तो अभी जो आपको कुछ आगे दिख रही है और कुछ 1-2 रिब्स जो होंगे वो पीछे की साइड में होंगी, जो कि आपको विजिबल नहीं है। ध्यान ये रखना है कि ये कितनी रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं, ठीक है, 8 रिब्स हैं। अगर इन्होंने क्या बोला कि एक फ्लैट सर्कल है, अगर मैं इसको, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं इसको एक सर्कल में कन्वर्ट करूंगा तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका बीच का सर्कल, बीच का मतलब सेंटर हो जाएगा। और ये 8 इक्वल पार्ट्स में अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो जैसे देखो ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी 8 हम लोग यहाँ पे, ये लो 8 हमने ड्रॉ कर दिया अभी, ठीक है ना। ये मान लो कि ये इक्वल है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इक्वली स्पेस्ड है, मतलब जो रिब्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड है। तो मतलब ये टोटल कितने बन रहे हैं, 8 रिब्स हैं अगर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स आ गई। 8 रिब्स पूरे एक सर्कल को कितने हिस्सों में कन्वर्ट कर रही है, तो देखो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज ये है, समझने वाली चीज सिर्फ इतनी है कि अगर नंबर ऑफ रिब्स अगर 8 हो तो एरिया, मतलब पूरा एरिया कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना है, ये आपको समझने वाली चीज है। दोबारा समझो, देखो क्या है, हमारे पास रिब्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 रिब्स है जो कि इक्वली स्पेस्ड है। तो आपका सेक्टर कितने बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेक्टर्स बन रहे हैं, और वो भी क्या है, इक्वल सेक्टर्स बन रहे होंगे। तो आपको सिंपली आपको तो ईच सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जैसे कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मान लो, जैसे ये और ये मान लिया मैंने, तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और सारे अगर इक्वली स्पेस्ड है तो मतलब जो ये एरिया होगा वही एरिया सबका हो जाएगा। तो सिंपल था ये क्वेश्चन बहुत, बस ये बस समझने की चीज थी, वो हमने आपको समझा दी है। इसका जरा आंसर देखो कि किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। क्या होता है एरिया, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, क्या एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यही तो होगा भाई। जो रिब्स हैं उनके बीच में क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अच्छा देख लेते हैं जरा, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या यूज करने के लिए बोला हुआ है, कुछ अलग से वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब आपको 22/7 यूज करना है, ठीक है। फिर अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी वो समझो, ठीक है। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ थीटा, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, फाइंडिंग
वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग थीटा की वैल्यू? 360 जो है वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि 360 जो है वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो 8 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। 8 4 जा कितना होता है 32, 8 4 जा कितना हो गया 32, और फिर कितना 4 कैरी हुआ तो कितना 40 हो गया, और 8 5 जा कितना हो गया 45। इसका मतलब कितना आ रहा है 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ फाइंड कर देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे आंसर इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री अपॉन 360, क्योंकि क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है 45 दे रखा है आपको, रेडियस कितना दे रखा है 45। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 45 इंटू 45। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो 45 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितने टाइम्स में कैंसिल 8 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर आप सिंपली इसको इस तरीके से भी कर सकते थे आप कि आपको ये पता लग गया कि एक सेक्टर जो है वो कितना है 1/8 है, तो 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर भी अगर आप करोगे तो उससे भी आपका आंसर सही आएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/8, इससे इसको कैंसिल करेंगे 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, ठीक है। 8 7 जा या फिर 7 से इसको कैंसिल करना नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है मतलब कि कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 45 इंटू 45 कितना हो गया 45 इंटू 45, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20 एंड 2 कितना हो गया 22, फिर 4 5 जा 20 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 18। आंसर कितना आ रहा है 5 2 0 एंड 2, तो 2025 मतलब कितना आ गया ये 2025, तो मतलब 22 इंटू 2025 अपॉन 8 7 जा 56, ठीक है, इस तरीके से करके। और अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहोगे तो हो सकता, जैसे आप यहाँ पे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, यहाँ पे 11 टाइम्स है 2 से और ये 4 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये 7 4 जा 28 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, ठीक है। फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 5 जा 55 हो गया, 11 2 जा 22 एंड 5 27, 2 कैरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 11 2 जा 22 अपॉन 28। इस तरीके से जो है आपका वो आंसर जो है वो बन जाएगा। और यहाँ पे लिख दोगे आप कितना सेंटीमीटर में दे रखा है, एमएम में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो कुछ डेसिमल्स में आपकी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरीके से जो आंसर है उसको लिख करके रख सकते हो। अभी जरा मुझे फटाफट बताओ जरा कि कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। देखो अगर आप लोग चाहो तो इससे आगे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये भी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद डेसिमल्स में कन्वर्ट होने वाला है वो, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका आंसर है वो सही है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर ये पूरा क्वेश्चन अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आप लोगों को ये मतलब पूरा क्वेश्चन इजी था, कैसा लगा, ठीक है, समझाने का तरीका कैसा लगा, और मतलब एक तरीके से आप अपने सजेशंस और अपने रिव्यू जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी देखो क्या है, अभी हम लोग देखने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब जरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कार में अगर आप लोग बैठे होगे तो आगे से आप जैसे पानी ऑन करते हो तो आता है ना, मतलब मिरर, मतलब जो आगे जो ग्लास लगा रहता है उसके ऊपर पानी आता है, ठीक है, या फिर बारिश के टाइम पे जब उस पानी गिर रहा होता है तो वाइपर्स लगे होते हैं उसको साफ करने के लिए। तो ये 2 वाइपर्स लगे हुए हैं, ठीक है, किसी कार पे 2 वाइपर्स लगे हुए हैं। ईच वाइपर हैज दी ब्लेड, किसकी, ये किसकी, कार वाइपर्स की बात कर रहा है, किसकी, कार वाइपर्स की बात कर रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज इन्होंने क्या बोला है, कार वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ
ऑफ ब्लेड जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब कि ये रेडियस दे रखा है आपको, क्या ये हो गया आपका रेडियस कितना 25 सेंटीमीटर। देखो कैसे, आपका ये मानो कि इस तरीके से आगे जो गाड़ी का जो मिरर है, मतलब आगे जो गाड़ी का जो ग्लास है वो इस तरीके से है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेयरिंग देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेयरिंग लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये स्टेयरिंग हो गई, फिर यहाँ पे कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 वाइपर्स लगे हुए हैं। एक वाइपर की जो लेंथ है इस मिरर के ऊपर, एक वाइपर की जो लेंथ है, मतलब ये जो है ये कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, ये इस तरीके से वाइप होगा, तो ये इस तरीके से वाइप होगा, तो मतलब ये ऐसे करके वाइप करेगा, ये इसको ऐसे करके वाइप करेगा। दूसरा वाइपर यहाँ पे मान लो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वाइप करेगा, मतलब इतना एरिया ये वाइप कर देगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे तो होगा वहां पे। ठीक है, तो मतलब ये अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, देखो ये एक सेक्टर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। अगर ये सेक्टर है और ये लेंथ ऑफ जो ब्लेड इन्होंने दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रेडियस हो जाएगा अपना। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो लेंथ ऑफ ब्लेड दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपका रेडियस दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से क्या, मैं यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ सेक्टर अगर मैं बोल दे रहा हूँ कितना है 105 डिग्री। कितना बोला हुआ है 115 डिग्री, 115 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ सेक्टर 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ ब्लेड्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपको ये फाइंड करना है कि जब एक बार दोनों ब्लेड्स इस तरीके से स्वाइप करेंगी, ऐसे करके पूरा स्वाइप किया उन्होंने। ठीक है, तो कितना एरिया उन्होंने कवर किया आपको वो फाइंड करना है। तो जैसे देखो एक का जो एरिया होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग जरा इसको कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं एरिया कवर्ड या फिर एरिया क्लीन्ड इन ईच स्वाइप। क्या, एरिया क्लीन इन ईच स्वाइप, ये आपको अभी हम लोग फाइंड करके देखना है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट जरा आगे चलते हैं। आपको तो पता लग ही गया है, क्या पता लग गया है कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आंसर में हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ वन सेक्टर जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो एक बार स्वाइप करेगा दोनों के दोनों घूमते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा। अच्छा, एरिया ऑफ वन सेक्टर इंटू 2, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एरिया ऑफ वन सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है आपका 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और इंटू 20 कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 25 इंटू 2। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि पाई की वैल्यू इन्होंने 22/7 यूज करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको चेंज करना है। अभी इस वाले क्वेश्चन में जो है वो 22/7 ही रखना है। ठीक है, अब जरा हम लोग ये देखते हैं कि ये किससे डिवाइड हो सकता है। देखो 5 से तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 15 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, तो 15 से ये 100 नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 25 से, तो इसका मतलब हम लोग 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो कितना हो रहा है 5 2 जा 10 एंड देन 5 3 जा कितना 15। 5 से इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 5 7 जा 35 एंड देन 5 2 जा कितना 10। ठीक है, तो ये 23 बाय कितना 72। अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 36। 2 से ये 36 टाइम्स में। अच्छा, फिर 2 से अगर मैं इसको क्लियर करूं तो ये 11 एंड देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। अभी कुछ और कैंसिल हो सकता है क्या अपना, अभी देखो कुछ और कैंसिल हो सकता है क्या, बाकी अभी कहीं पे कुछ कैंसिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अपॉन में कितना आ रहा है, तो अपॉन में आ रहा है आपका कितना 7 इंटू 18, ये 7 और ये 18, तो 7 इंटू 18 जो है ये आपका अपॉन में बचा है। और यहाँ पे 23 इंटू 11 कितना 23 इंटू 11
इंटू 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 625। आगे जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ और चीज़ें कैंसिल हो रही हैं क्या? क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? ये भी कैंसिल नहीं होगा, नहीं। ठीक है, क्या 18 से कोई कैंसिल हो रहा है? तो वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अपना आंसर में इन वैल्यूज को अपॉन में करके ही लिख देंगे। अच्छा, 18 7 जा कितना होता है 18 5 90, देन 108 एंड देन 100 कितना 126, कितना 126 आ जाएगा अपॉन में 18 7 जा 126 एंड देन इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 26 25 इंटू 23, तो देखो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2 5 जा 10 एंड 4 एंड देन 1 5 एंड यहाँ पे आ रहा है आपका 12। कितना आ गया आपका ये आ गया आपका 5 7 5 एंड 5 कितना हो गया 10 एंड 3 13। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 1 कैरी, यहाँ पे आ गया 4 एंड देन 1 इंटू क्या है इंटू 11। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 5 जा कितना है 55 एंड देन 11 7 जा 77 एंड 5 82। तो 8 कैरी, 11 3 जा 33 एंड 8 कितना हो गया 33 एंड 8 कितना हो गया 41, 4 कैरी 44 एंड 48 4 कैरी, देन 11 एंड 4 कितना हो गया 15 अपॉन 126। और एरिया किस चीज में लिखोगे, देखो का रेडियस किस में दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोग चाहो तो इससे ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार जरा मैं आपकी बुक में देख लेता हूँ इसका आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। तो इन्होंने सेम यही दे रखा है 158, क्या दे रखा है 158 125 अपॉन कितना 126। और इससे पहले वाला जरा एक बार देख लेते हैं जो हमने पहले सॉल्व किया था, ये 22275 अपॉन 22। ठीक है, तो ये आपकी बुक के साथ ये दोनों आंसर जो है वो मैच कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, खासकर ऐसा लेंथी क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेशन मतलब थोड़ा ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले क्वेश्चन हो, तो एक बार अपने आप को थोड़ा करेक्ट मतलब चेक करना जरूरी है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आंसर इसीलिए गिवन है आपको, मतलब बैक साइड में आंसर किस लिए गिवन है, इसीलिए गिवन है ताकि आप एक तरीके से करेक्ट आंसर तक पहुंचो। ठीक है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो अपने एक बार हम लोग फिर इसमें देख लेते हैं सॉल्यूशन में कि कहां पे गलती हो रही है। कहीं नहीं हो रही है क्योंकि आंसर हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, आपको बताना यह है कि क्या आपको ये तरीका, मतलब मेरा तरीका पता क्या है, मेरा तरीका ये है कि हम आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन बता दिया, फिर उसके बाद हमने ये बता दिया कि इसको सॉल्व करना कैसे है। फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, उस वीडियो को वहां पे स्किप कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि इसके बाद भी कहीं पे दिक्कत हो सकती है, तो वो लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। आ रही बात समझ में? और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको ये लग जाए एक बार कि नहीं मेरे को बस ये जानना था कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हम करना कैसे है, तो उसके बाद अगर आप खुद से करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश भी यही किया करो कि आप इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को किया करो। ठीक है, फिर अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अभी हमने जो देखा है वो है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 11, और अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का मतलब हाँ चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और इसमें जरा हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। यहां पे ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये, टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट। किसकी बात कर रहा है ये, लाइट हाउस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लाइट हाउस की बात कर रहा है। ठीक है, स्प्रेड्स अ रेड कलर ऑफ लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल, तो मतलब एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो गया, एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। आगे देखो,
टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स में है, ध्यान रखना। ये अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एमएम वाले किए, तो एमएम मतलब क्या हो गया, एमएम जो आप स्केल पे मेजर करते हो। ठीक है, फिर आपने कुछ मीटर वाले क्वेश्चन किए, तो मीटर को आपने वो इंची टेप देखे होंगे ना, उस पे मेजर कर रहे हो आप। और फिर ये देखो ये किलोमीटर्स में है। ठीक है, तो किलोमीटर्स की डिस्टेंस तो फिर आप सिर्फ मैप में मतलब 16.5 अगर मैं बोल रहा हूं तो ये मैप में मेजर कर रहे होगे, या फिर मतलब किसी दूसरे फॉर्मूला से मेजर कर रहे होगे। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से कोई एक इंची टेप लेकर गए और 16 किलोमीटर आगे तक गए। 16 किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो वहां तक क्या है कि लाइट हाउस एक लाइट जो है, रेड कलर की लाइट जो है वो छोड़ रही है। ठीक है, फिर फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है, तो आपको यहां पे देखो समझना ही है, क्या बोल रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ सी on which ships are warned। ships are warned। देखो यहां पे ना आपको समझने के लिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज कि ऐसा होता है क्या, ये पता है किस चीज की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जैसे ये मानो कि ये कोई क्या है, सी है, ये क्या है, कोई सी। ठीक है ना, ये क्या है, कोई सी सरफेस है, और इस सी सरफेस के नीचे क्या है, माउंटेन्स है। यहां पे क्या है, मान लो इस तरीके से कोई माउंटेन है, ये मतलब भाई सी का ये ग्राउंड सरफेस है, सी का जो ग्राउंड सरफेस है वो ये है, मतलब जहां पे जमीन है, सी के अंदर जहां पे जमीन है, जो उसका फ्लोर है वो इस तरीके से है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, वो इस तरीके से है, और यहाँ पे इसमें कुछ माउंटेन्स जो हैं वो उठे हुए हैं। ठीक है ना, ये ऐसे कुछ माउंटेन्स हैं सी के फ्लोर पे। ध्यान रखना, सी के फ्लोर पे कुछ माउंटेन्स हैं जो कि आप ऊपर से देखोगे तो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो आपका क्या है, पानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लाइट हाउस लगा दिया इस तरीके से करके, एक पोल लगाया। ठीक है, इस पोल के बिल्कुल टॉप पे आपने क्या लगा दिया, लाइट लगा दी, रेड कलर की लाइट लगा दी है। ठीक है ना, ये रेड कलर की लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से जलेगी, इस तरीके से जलेगी, इस तरीके से। ठीक है, और क्यों, जैसे लेट सपोज यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं तो ये इस तरीके से जलेगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ मतलब हॉलीवुड मूवीज में अगर आप देखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट जो जली होती है ना वो इस तरीके से घूम रही होती है, इस तरीके से करके घूम रही होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, या फिर वो एक पर्टिकुलर एरिया को वार्न कर रही होगी, जैसे मतलब अगर वो चाहे तो ये पर्टिकुलर एरिया को वार्न करे कि भाई इस एरिया में मत आना। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा गोल गोल घूम रही हो। यहाँ पे जो आपको कंडीशन दे रखी है, आपको कंडीशन दे रखी है क्या, सेक्टर फॉर्म करना है। तो सेक्टर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि जैसे ये मानो कि जो रे ऑफ लाइट है, मतलब जो लाइट हाउस है, मानो कि मैं लाइट हाउस हूँ। ठीक है ना, और मैं अगर रे ऑफ लाइट को छोड़ रहा हूं तो मैं ऐसे करके छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो मतलब जो शिप्स यहां पे पहुंची होंगी उनके लिए वार्निंग है कि आप इसके अंदर मत जाओ। ये बात समझ में? ठीक है, आप इसके अंदर मत जाओ। तो यहां पे देखो क्या है, तो एंगल ऑफ सेक्टर जो फॉर्म हो रहा है ना, एंगल ऑफ सेक्टर मतलब कहां पे फॉर्म हो रहा होगा, वो आपका कहां पे, सी के सरफेस से फॉर्म हो रहा होगा। एंगल ऑफ सेक्टर कहां पे, सी सरफेस से फॉर्म हो रहा होगा। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, ऊपर से अगर मैं इसकी फिगर बना रहा हूं मैं, तो देखो कैसा दिखेगा, ये जो मतलब ये जो ग्राउंड सरफेस हो गया जहां से एक लाइट ऐसे करके फिर दूसरा ऐसे करके जा रही है। ठीक है, तो वो दूसरा क्या, ऐसे करके ये आपका जो एरिया है वो ब्लॉक्ड हो रखा है। ठीक है ना, उतने एरिया पे उसने लाइट मार करके रोक दिया है। रेड लाइट होती है वार्निंग करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर शिप्स इससे आगे आएंगे तो माउंटेन से टकरा जाएंगे, और आपको तो पता है फिर टाइटैनिक के साथ जो हादसा हुआ था, माउंटेन से टकराने के बाद वो टूट गई थी। ठीक है, तो वैसा कुछ हादसा यहाँ पे भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको पता है टाइटैनिक को देखने के लिए कुछ लोग गए, फिर वो गए। ठीक है, तो ऐसी चीजें मतलब इसलिए शिप्स को क्या करना है, वार्न करना है। अभी आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो सेक्टर बन रहा है वो इस तरीके से सेक्टर जो है वो सी के सरफेस पे बन रहा है। आ रही बात समझ में? और इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 80 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और ये जो लेंथ है, जितने एरिया तक ये वार्न कर रहे हैं वो जो लेंथ है वो ये है। इसका मतलब ये 16.5 किलोमीटर्स यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, रेडियस।
जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी रेडियस। अभी आपको समझ में आ गया कि ये रेडियस क्यों होगी, समझ में आ गया। अभी भाई लाइट हाउस लगा था, ऊपर से लाइट हाउस इस तरीके से कलर रेड कलर शो कर रहा था कि भाई इतने एरिया में कोई भी शिप ना आए, ठीक है। आप अगर सी सरफेस पे देखोगे तो सी सरफेस पे क्या हो जाएगा, यहां से ये रे ऑफ लाइट जा रही है और यहां तक जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आगे करते हैं जरा हम लोग। तो मतलब हमको जनरली फाइंड क्या करना है, इसका मतलब हमको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। मैं इसको हम लोग इसको यहां पर कर लेते हैं शिफ्ट, ये हमको ये फाइंड करना है, ठीक है ना। ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो अपने को मतलब हमको ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया, यहां पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल आपको पता लग गया है कितना, 80 डिग्री का एंगल है, और रेडियस आपको पता लग गया है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे जरा समझो। आंसर में हमारा ये आ जाएगा क्या, आंसर में क्या आएगा हमारा कि एरिया क्या है, एरिया ऑफ सी ऑन विच शिप्स आर बॉन्ड। तो एरिया ऑन विच, एरिया ऑन विच शिप्स आर बॉन्ड, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे सारी कॉस्ट में क्लास के टाइम पे ही आ रही होती है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद देख लेंगे क्या कॉल है। अच्छा तो थीटा कितना है, 80 डिग्री है, कितना है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई की वैल्यू। अच्छा पाई की वैल्यू इसमें इन्होंने 1.34 यूज करने के लिए बोला हुआ है, यस। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14 इनटू रेडियस, रेडियस कितना है अपना 16.5 इंटू 16.5। अब इससे हम लोग इसको कैंसिल करेंगे और 36 जाता है कितने टाइम्स में, तो 36 जाएगा 8 से कितना 4.5 टाइम्स में, तो 4.5 टाइम्स में, 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा 32, फिर पॉइंट लगाओगे आप, 0 बढ़ाओगे और 5 टाइम्स में ये कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है। क्या हम लोग 4.5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। फिर हम लोग अभी इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं इसको 5 से अगर मैं कैंसिल करूं 5 से, तो ये 0.9 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 5 से ये जो नंबर है ये 3.3 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक है। तो 0.9 अपना बच रहा है। अच्छा 0.9 से क्या हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसको अपना 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 नहीं, ये भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, इसको जो मल्टीप्लीकेशन हैं अपने वो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं उस तरीके से। 3.14 इंटू 16.5 कितना आ रहा है ये, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 एंड 2 7, कितना हो गया, फिर 5 3 जा कितना हो गया आपका 15 हो गया, ठीक है। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 2 कितना हो गया 8, एंड 6 3 जा कितना हो गया आपका 18। फिर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4 1 एंड 3। सॉल्व करेंगे 0, यहाँ पे 11 1 कैरी, एंड देन 12 5 17 एंड देन 1 18 1 कैरी, 9 10 एंड देन 1 11 एंड 1 कैरी एंड देन। तो ये आ रहा है आपका, इसका मतलब 3 डिजिट से पहले देखो यहाँ पे क्या है 2 डिजिट ऊपर और 1 डिजिट नीचे, इसका मतलब 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो, मतलब कितना आ गया 51.8081। तो 51.81 अपॉन, अच्छा इंटू 3.3 भी है, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया 51.81 इंटू 3.3 अपॉन 0.9। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 51.81 इंटू 3.3, 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24 का 4 एंड 2 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 क्रॉस, सेम चीजें आ जाएंगी आपकी यहाँ पे भी। सॉल्व करोगे ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 0, ये 7 एंड देन 1। कितना आ रहा है 3 डिजिट से पहले डेसिमल, तो मतलब 170
170.97, कितना 170.98 लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे अपॉन में 0.9। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ये भी हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से लिख दोगे कि 170 और ये डेसिमल एक और आगे शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 से आप इसको कैंसिल करोगे तो देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, 9 2 जा हो गया 18, 9 1 जा करेंगे हम लोग तो मतलब ये 1 टाइम्स में, देन आपका 8 हो रहा है तो 80 हो जाएगा, फिर 9 8 जा 72, देन 8 89 एंड 9 9 जा कितना हो गया 81, और यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे आप 88 हो जाएगा, फिर 9 से करोगे आप, इसका मतलब कितना हो गया 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। एक बार जरा हम लोग इसको, क्योंकि इसमें देखो आप कैलकुलेशन ज्यादा थी अपनी, तो कैलकुलेशन ज्यादा थी तो एक बार हम लोग इसको जरा हम लोग चेक करेंगे कि भाई हमने कहीं पे कैलकुलेटिव मिस्टेक्स तो नहीं कर दी है। ठीक है, ऐसा जरा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो कितना है, वो है आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अगर जैसे अभी क्या है, देखो अगर मैं ये सोचूं कि यार ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबी करनी पड़ रही है, मल्टीप्लाई करूं ना करूं, ठीक है, इस तरीके के थॉट्स मेरे दिमाग में भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूं, क्योंकि मुझे तो आपको सॉल्व करके दिखाना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर सकता था, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास हमेशा रखता हूँ। ठीक है, हो सकता है कभी कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ जाए तो मैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास रखता हूँ, बट इसका मैं यूज इसलिए नहीं करता हूँ सो दैट अगर जैसे मैं आप लोगों के सामने अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करने लग जाऊंगा, आप लोग क्या करोगे, घर में बैठ करके फिर वो फोन का यूज कर रहे हो कैलकुलेटर के लिए, बट वो नहीं करना है भाई। पहले अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है ना। और पता है एक तो चीज होती है कि आपको कैलकुलेशन ना आना, और एक होती है कि कैलकुलेशन आपको आती है बट आप करना नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो वो पेशेंस बिल्डअप करना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो भैया वो पेशेंस चाहिए होगा, आपको अलग से फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, रफ वर्क लिख करके अलग से उसको सॉल्व करो, फिर यहाँ पे आंसर लिखो, वो चीजें जरूरी है। ठीक है, तो अपना ये आंसर बिल्कुल सही है। हम लोग चलते हैं जरा आगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। आप लोग चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये पूरा आपके लिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जरा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसके बाद फिर एक और लास्ट क्वेश्चन आपका बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बचेगा, बट हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 13 को जरा देखते हैं कि क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर चैप्टर 11 क्या है? अ राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन्स। ठीक है, कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। किसकी बात कर रहा है ये? राउंड टेबल कवर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? टेबल कवर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं लोग? टेबल कवर की बात कर रहे हैं। टेबल कवर क्या हुआ? जो टेबल के ऊपर फैलाते हैं, डाइनिंग टेबल या फिर ऐसा कोई टेबल है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। क्या बोल रहे हैं ये? 6 इक्वल डिजाइन्स, 6 इक्वल डिजाइन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? एज शोन इन द फिगर, फिगर आपको दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस जो है वो कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट ऑफ डिजाइन, रेट ऑफ डिजाइन, तो रेट ऑफ डिजाइन कितना है? तो ये है आपका कितना? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज। इतने रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड करना है? अच्छा, यूज वैल्यू ऑफ √3। √3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला इन्होंने पाई की वैल्यू चेंज करने के लिए नहीं बोला, लेकिन √3 की वैल्यू इन्होंने बोला हुआ है क्या पुट करना है? 1.7 पुट करना है। और कोई चीज आपको नहीं। ठीक है, तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। अच्छा, इससे पहले ना आपको इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, जरा उसको देख लो। ये है वो कवर, ये क्या है? वो कवर है। और इसमें इन्होंने क्या बनाया है? इसमें इन्होंने बनाया है क्या?
इसमें इन्होंने बनाया है एक हेक्सागन बनाया हुआ है, ये इस तरीके से उन्होंने एक हेक्सागन जो है वो बना रखा है। कुछ इस तरीके से, दोबारा मैं बना रहा हूं इसको, ये कुछ इस तरीके से, ये सारी लाइनें आप सीधी मान के चलोगे कि सारी लाइनें क्या हैं, स्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, डिजाइन कहाँ पे है, तो डिजाइन यहाँ पे है, ये है आपके डिजाइन्स, ये क्या है, डिजाइन्स है, ये क्या है, डिजाइन्स है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को फोकस ज्यादा चाहिए होगा, अपना पूरा पेशेंस यहाँ पे आपको शो करना है, ठीक है। ये डिजाइन है, आपसे क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ डिजाइन ये है, फाइंड दी रेट ऑफ डिजाइनिंग, क्या, फाइंड रेट ऑफ क्या, डिजाइनिंग प्राइस, क्या बोला उन्होंने, फाइंड कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग बोला, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन आपसे पूछा हुआ है और आपको ये रेट दे रखा है। तो देखो कॉस्ट ऑफ डिजाइन कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले ना आराम से इस क्वेश्चन को समझो कि हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो अगर ये इन्होंने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पूरे सर्कल को इन्होंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे ये देखो, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझो कि पूरा सर्कल जो था वो 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अगर 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है तो मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया फाइंड करो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको तो सारा पूरा एरिया पता लग जाएगा पूरे का। लेकिन यहां पर डिजाइनिंग जो हो रखी है वो सेगमेंट पे हो रखी है, किस पे हो रखी है, सेगमेंट पे। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करोगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, एक सेक्टर से आप एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर दो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका आंसर आए, जो भी आपका आंसर आएगा उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्राइस ये रहा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस ये है, तो जितना आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आया है पूरे का उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरा कॉस्ट ऑफ डिजाइन जो है वो आ जाएगा। यहां पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन में फिर ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा और ये जो ट्राइंगल का एंगल है वो कितने डिग्री है। तो 360 को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 360 अपॉन 60 तो कितना हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना, 6 पार्ट में, मतलब 360 अपॉन 6, तो 360 पूरा सर्कल था उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब 360 अपॉन 6, तो आंसर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। चलो ठीक है, फिर यहां तक अगर समझ में आ गया ना, अब हम लोग इसको फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फटाफट जरा हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस तरीके से रख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब जरा हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा अटेंशन थोड़ा यहाँ बना करके रखना है। अगर आपको समझ में आगे कि करना क्या है तो आप लोग अलग से इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जरा ध्यान दो। हमको क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइन, तो हम लोग यहीं से कोई क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। आंसर क्या है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, क्या, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेगमेंट। आ रही है बात समझ में, क्यों, क्योंकि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट इंटू 6, एरिया ऑफ सेगमेंट जो भी आ रहा है, एक एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड किया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जितना भी आ रहा है उसको किससे, रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिजाइन आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना। तो अब जरा हम लोग जरा देखते हैं कॉस्ट ऑफ डिजाइन, तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना। अच्छा, रेट कितना दे रखा है, तो 0.35 इंटू क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इंटू 6, इसमें हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ, देखो अब इसमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड जब हम लोग करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है आपका, थीटा अपॉन 360
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, और ये ट्रायंगल कैसा फॉर्म हो रहा है, जरा इस ट्रायंगल को मैं एक बार यहाँ पे अलग से बना करके दिखाता हूँ आपको। ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल आपका कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अगर मैं इसको मान लेता हूं कितना डिग्री, अगर मैं इसको कितना मान लेता हूं, अच्छा यहाँ पे जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो 60 डिग्री कैसे फॉर्म हुआ, पहले हम लोग जरा उसको देख लेते हैं। 60 डिग्री कैसे फॉर्म हुआ कि थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि आपने 360 को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो इससे ये कैंसिल, और थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ये चीज आपको यहाँ से कंफर्म हो गई। अब इस ट्रायंगल में हम लोग काम कर सकते हैं। थीटा कितना आया आपका, 60 डिग्री आया, और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर मैं ये करूंगा कि 60 प्लस इसको अगर मैं x मान लूं और इसको भी x मान लूंगा, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें से माइनस कर दो तो इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो मतलब x इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 विच गिव्स यू वैल्यू एज 60 डिग्री। इसका मतलब ये कितना आ रहा है, ये दोनों के दोनों कितने डिग्री आ रहे हैं, 60 डिग्री आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। कैलकुलेटिंग दिस थीटा, आप इसको अलग से करोगे, ठीक है, क्या कैलकुलेशन ऑफ थीटा, इसको हम लोग अलग से कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो क्या है, ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोल रहा है वो, ये जो अपना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये कैसा ट्रायंगल हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहां पे इसको हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पुट कर दिया। अभी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब हम लोग फटाफट इस पे काम करते हैं। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 यूज करने के लिए बोला हुआ है। रेडियस की वैल्यू कितनी है, जरा रेडियस की वैल्यू देखो एक बार, रेडियस कितना है, 28 है, 28 सेंटीमीटर, तो मतलब 28 इंटू 28, ठीक है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तुम्हारा √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, यहाँ पे साइड कितनी है, 28 है, रेडियस, साइड क्या है, रेडियस है, तो मतलब 28 इंटू 28। आ रही है बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। आगे हम लोग इसको फटाफट अब जरा सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं आंसर की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल आपका 6 टाइम्स में, ठीक है। फिर इस 6 से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, अभी नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको अभी एज इट इज ऐसे बना करके रखते हैं। यहां से हम लोग कुछ कैंसिल कर सकते हैं, तो ठीक है, हम लोग 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। और √3 की वैल्यू उन्होंने क्या बोला हुआ है, कितना पुट करने के लिए, 1.7 पुट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट अब इसके आगे क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। और कोई चीज कैंसिल हो सकती है क्या, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग अभी बाकी चीजों को एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसको काटना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 3 से कैंसिल, 3 टाइम्स में, 2 से, और ये 2 टाइम्स में। देखो आंसर कितना आ रहा है, 44 इंटू 28 अपॉन 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -1.7 इंटू 7 इंटू 28। तो 28 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 28 को कॉमन कर लेते हैं। 28 यहाँ पे भी है और 28 यहाँ पे भी है, तो 28 को हमने कॉमन कर लिया। इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में, फिर कितना हो जाएगा ये 14, एंड देन 4 टाइम्स में 12 हो गया, फिर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कितना, 6 टाइम्स में, एंड देन 6 टाइम्स में, मतलब 14.66। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 14.66 माइनस 28 तो हमारा बाहर चला गया है, यहाँ पे 7 मतलब 17 इंटू 7, तो 7 7 जा कितना होता है, 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7 and 4 11, तो यहाँ पे आ गया 11, और डेसिमल एक डिजिट से पहले, तो मतलब यहाँ पे डेसिमल। सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये 28 इंटू, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। कितना आ रहा है देखो,
यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 एंड देन 16 माइनस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे हो गया 13 माइनस 11 कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो 2.76। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28 का, तो 28 का। अच्छा अभी जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ध्यान रखना कि ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को माइनस करके, मतलब एरिया ऑफ हमारा क्या आ रहा है अभी, एरिया ऑफ सेगमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, 2.76 इंटू 28, तो 8 6 जा कितना हो गया, 8 6 जा हो गया 48, 4 कैरी, 8 7 जा 56 एंड 4 66 कैरी, 8 6 जा 8 2 जा 16 एंड 2 मतलब 6 कितना हो गया 22, फिर यहाँ पे 6 2 जा 12 1 कैरी, 7 2 जा 14 एंड देन 1 15 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड देन 1 5, कितना आ गया 8 2 7 7, ठीक है। डेसिमल किससे पहले लगेगा, तो 2 डिजिट से पहले, मतलब 77.28, कितना आ रहा है 77.28। ये क्या आया है, ये आया है आपका क्या, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया आपका, एरिया ऑफ सेगमेंट। जरा वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एक बार हम लोग वहां से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, ये आ गया क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। एक का आ गया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डिजाइन है उसमें हम लोग इसको पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसके आगे लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिजाइन, क्या कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ डिजाइन क्या है, रेट कितना दिया है आपको, देखो यहाँ पे कितना है 0.35, तो मतलब 0.35 इंटू ये है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना रखा है 77.28, कितना 77.28, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं 77.28, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका 77.28 इंटू 0.35। देखो एग्जैक्टली क्या है ना, इन क्वेश्चंस में जहां पे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशंस हैं, तो वहां पे कहां पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, कैलकुलेशन में गलत हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, उसके बाद आपको कैलकुलेशन के टाइम पे पूरा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अच्छा 8 5 जा कितना हो गया 44 कैरी, 5 2 जा कितना हो गया 10 एंड 4 कितना हो गया 14 1 कैरी, 7 5 जा 35 एंड 1 36 3 कैरी, 7 5 जा 35 एंड 3 38, ये आ गया आपका कितना 38, फिर 8 3 जा कितना हो गया 24 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर 7 3 जा 21, तो 21 का 1 आ गया 2 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 2 23, यहाँ पे 0 8 एंड 6 6 12 एंड देन 2 कितना हो गया 14, यहाँ पे हो गया आपका 0 मतलब 10 आएगा, 6 एंड देन 1 7, और यहाँ पे आ गया आपका 2, इसका मतलब कितने 4 डिजिट से पहले डेसिमल, तो 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया, मतलब यहाँ पे आ रही है बात समझ, इसका मतलब 27 कितना, मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसको 27.05 इंटू 6। अच्छा अभी आपको मैं ये बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने अगर यहाँ तक पेशेंस रखा है ना, तो मैं आपको एक बहुत ट्रिकी चीज बताने वाला हूँ, पता क्या, कि अगर आपको बीच में कोई भी ऐसा नंबर है जिस नंबर की टेबल आपको आती है, मतलब लेट्स सपोज 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना है, उसमें से एक की टेबल मुझे आती है, तो मुझे पता क्या कैलकुलेशन इजी मेरे लिए कैसे होंगी, मेरे लिए कैलकुलेशन इस तरीके से इजी होंगी कि जिनकी टेबल नहीं आती है ना उनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि जिसकी टेबल मुझे आती है ना वो तो फटाफट कर लूंगा, ठीक है। अगर ऐसा करोगे आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो एक बार ये वाली कैलकुलेशन, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा ये वाली कैलकुलेशन, बचने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर जिसकी टेबल आती है उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो 6 5 से कितना हो गया 30, 0 है आगे तो 3 आ गया डेसिमल, 6 7 जा कितना हो गया 42, तो 2 यहाँ पे लग दिया, और फिर 6 2 जा कितना होता है 12 एंड 4, तो 12 एंड 4 कितना हो गया आपका 16 हो गया, ठीक है। तो 162.30 रुपीज ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। एक बार, क्योंकि ये कैलकुलेशंस में काफी लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव काफी ज्यादा था ये, तो एक बार हम लोग इसको चेक करेंगे, लेकिन अपना आंसर जो है वो लगभग सही है, क्योंकि कैलकुलेशंस में क्या होता है, जहां पे डेसिमल वाली वैल्यूज होती है ना, उसमें थोड़ा सा वैल्यू आपका ऊपर नीचे हो सकता है,
162.28 या 38 समथिंग आ रहा है अपना, 30 आ गया, मतलब आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। एक बार के लिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सबसे पहली चीज ये कि आपको ये पता होना चाहिए था कि यहाँ पे ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे हमने ये थीटा फाइंड किया हुआ है। क्या फाइंड किया हुआ है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्या है, ये है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या है ये, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, और ये क्या है, प्रूविंग दैट formed triangle is क्या, formed triangle is equilateral triangle, equilateral triangle। समझ आ रही है बात। अच्छा, फिर कभी किसी और लेक्चर में, क्योंकि अभी अपना टाइम काफी लेंथी होता जा रहा है, ठीक है, और मुझे अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये कभी किसी दूसरे क्लास में जहां पे ऐसा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, उसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रूविंग करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से ड्राइव हुआ है। अभी तो आपको ये बताना है कि पूरा क्वेश्चन अगर आप लोगों के समझ में आ गया है, ठीक है, और पूरे अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से सिमेट्री के साथ आप लोग चलते हुए चलोगे, ठीक है, ये इस तरीके से चलते हुए रहोगे पूरा, और फिर उसके आगे इस तरीके से चलोगे। ठीक है, अभी हम लोग जरा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सीक्वेंस कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आपके एक्सरसाइज मतलब आपके चैप्टर नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर 11। क्या है, चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा उसको हम लोग जरा देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर क्या दे रखा है आपको, P दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, R दे रखा है। और आपके कुछ 4 ऑप्शंस हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखो इसमें पता है क्या, ऑप्शन थोड़ा अलग अलग से करके दे रखे हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो अपने को ये पता है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, इससे क्या आ जाएगा, इससे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा। ठीक है, थीटा की वैल्यू इसने क्या बोला है, एंगल ऑफ, ये हो गया आपका P, और यहाँ पे आ गया आपका 360 इंटू यहाँ पे हो गया पाई, और यहाँ पे है R, तो इसका मतलब कैपिटल R का स्क्वायर हो गया। ठीक है, R की वैल्यू आपको कैपिटल R दे रखी थी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो चारों ऑप्शन है उसमें से कुछ भी नहीं है। मैं एक बार ना इन चारों ऑप्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, P अपॉन 180 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सॉरी 2 पाई R है यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, जो सेकंड वाला है वो है आपका पाई अपॉन 180 इंटू पाई R स्क्वायर, क्या, पाई R स्क्वायर। ठीक है, थर्ड जो वैल्यू है वो है आपका P अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। और जो लास्ट है वो है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब हमको ये मैच कराना है, अब हमको ये यहाँ पे ये चेक करना है कि हम लोग किस तरीके से इसको क्योंकि ये चीज तो कहीं भी नहीं दिख रही है। देखो ये 360 दिखा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पाई आर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, मतलब ये भी नहीं है, ये चीज यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट, इसका मतलब यहाँ पे कुछ कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे 180 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको क्या हाफ से डिवाइड किया, लेकिन फिर ऊपर ये आर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आर का स्क्वायर तो हट नहीं सकता। ठीक है, देखो आर का स्क्वायर जिसमें नहीं है वो तो कैंसिल हो गया, पहले ये और ये तो कैंसिल हो गए, बचा ये दोनों, मतलब ये बचा और एक ये बचा। अब यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, ये 360 को देखो, यहाँ पे 360 को क्या कर दिया इन्होंने, हाफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये ऊपर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब P/2 हो जाता। इधर में क्या किया इन्होंने, 360 को डबल कर दिया है, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से है, लेट्स सपोज कोई रेशियो है P/R का, तो आप ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये रेशियो आपका सेम रहेगा, P/R ही रहेगा।
यहां पे भी उन्होंने वही किया है कि नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 720 और यहां पे आ जाएगा 2πr²। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। आ रही है बात समझ में अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो सारे क्वेश्चन होने थे वो इस तरीके से इसको सॉल्व होने थे। अब जरा मुझे फटाफट बताओ कि आप लोगों को ये पूरा सेशन जो थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, कैसा लगा आपको? पूरा मतलब सारे क्वेश्चंस समझ में आए? कैसे समझ में आए? कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं? पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, अपने रिव्यूज पक्का दो, क्योंकि आपके जो भी रिव्यूज आते हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे मतलब आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो लाइक्स आते हैं, वो हमारी एनर्जी को थोड़ा सा बूस्ट अप करते हैं। जो पूरी एक टीम, एडिटिंग की टीम लगी हुई है, फिर मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है, फिर मतलब एप्लीकेशन पे भी इसको अपलोडिंग हमारी चल रही है। तो मतलब अगर आप लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है ना, आप लोगों के रिव्यूज मिलते हैं, तो लगता है कि यस मतलब हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, आप लोगों की समझ में आ रहा है, बच्चों के समझ में आ रहा है और फ्रूटफुल हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है। हम लोग मिलते हैं, आप लोग एक कमेंट जरूर दिखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट फिर किसी एक ऐसे ही डिस्क्रिप्ट लेक्चर के साथ। टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड मेक श्योर कि अगर आपको ऐसी रेगुलर स्टडीज कर रही है ना, तो आपको जो हमारा एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन नाथ सर क्लासेस, उसको जरूर डाउनलोड करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।